हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय हिंदी है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है रीतिकाल। इससे पहले का जो काल रहा वो आदिकाल या फिर भक्ति काल जो रहा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि मैं जो भी आगे आपको पढ़ाऊँ तो वो आपको विषय अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा रीतिकाल। तो रीतिकाल को जो है मैंने पहले शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आप सभी को रीतिकाल के परिचय के बारे में बताया था कि रीतिकाल क्या होता है, रीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और रीतिकाल जो हमारा साहित्य है, रीतिकालीन जो साहित्य है उसके उदय के क्या कारण थे, तो उनके विषय में मैंने आप सभी को पढ़ाया था। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो है रीतिकाल के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण कैसे हुआ, किसने किया, और रीतिकाल के जो कवि हैं उनको किस में बांटा गया है। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण किसने किया, तो रीतिकाल के जो कवियों का वर्गीकरण है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। और इन्होंने जिस अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी वो था हिंदी साहित्य का अतीत। उसमें इन्होंने जो है रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण किया है और उसको कितनी श्रेणियों में बांटा है, उसको 3 श्रेणियों में इसने बांटा है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्तक कवि। तो इस प्रकार से रीतिकाल के जो कवि रहे हैं उनको इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहले हमारे आए रीतिबद्ध कवि, उसके बाद रीति सिद्ध कवि और फिर रीति मुक्तक कवि। तो ये रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, रीति मुक्तक कवि कौन से रहे, इनकी रचनाएं कौन सी रही, तो इनके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं जो रीतिकालीन काव्य हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना इस काल की क्या थी, प्रमुख प्रवृत्ति थी। यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं को आधार बना करके इस काल में यानी कि रीतिकालीन काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना ही इस काल की क्या रही, प्रमुख प्रवृत्ति रही थी। राजाओं और सामंतों की जो खुशी के लिए कवियों ने अपनी रचनाओं में क्या किया, श्रृंगारिकता का वर्णन किया। क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं की शरण में रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे, और अपने आश्रयदाताओं को, अपने सामंतों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जिस रचनाओं को रचा है उसमें उन्होंने क्या किया, श्रृंगारिकता का वर्णन किया है। इस काल के काव्यों में नक्शिक का चित्रण भी किया है, यानी कि नक्शक जो परंपरा रही है उसका वर्णन भी इस काल में किया गया है। रीतिकाल कवियों ने प्रकृति चित्रण को भी सहजता से किया, यानी कि प्रकृति का जो चित्रण है उसकी सुंदरता का जो वर्णन है वो भी इन कवियों ने सहजता से आसानी से किया है। ज़्यादातर कवि राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, अतः कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अपने काव्यों में विशेष रूप से की है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रीतिकाल के जो कवि रहे हैं वो अपने आश्रयदाताओं के शरण में रहे थे। तो जिन भी आश्रयदाताओं के वो शरण में रहे हैं उन आश्रयदाताओं को, उन राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने काव्यों की रचना की। और ये उनकी विशेष काव्य जो उन्होंने रचे हैं अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, विशेष रूप से उन काव्यों की रचना की। रीति इस काल की प्रमुख विशेषता थी, अतः कवियों में श्रृंगारिक पर यह होना स्वाभाविक था। क्योंकि इस जो लक्षण ग्रंथ, संस्कृत की जो लक्षण ग्रंथ थे उसमें रसों का प्रयोग हुआ, उसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ, छंदों का प्रयोग हुआ, वक्रोक्ति का, शब्द शक्ति का प्रयोग होते हुए जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, तो उसी प्रकार से रीतिकाल में भी उन ग्रंथों को रचा गया। तो इस काल में रीति जो था वो उसकी विशेषता थी, यानी कि उस रीति जो शुरू से चली आ रही थी उसका पालन किया था। तो इसलिए उन कवियों में अलंकार
का प्रयोग होना विशेष रूप से वो स्वाभाविक था कि इस काल के जो कवि थे वो अलंकार को सबसे ज़्यादा जो पसंद करते थे। इस काल के लगभग सभी कवियों में ब्रज भाषा की प्रधानता में अपने काव्यों का सर्जन किया। इस काल में जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने प्रमुख रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया वो ब्रज भाषा ही थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो उसके बाद जो रीति हिंदी के जो रीति काल को ललित कलाओं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो रीति काल है उसमें सभी प्रकार की कलाओं का वर्णन हुआ, सभी प्रकार के रसों का, छंदों का, सब चीज़ों का प्रयोग हुआ। तो इसी कारण इसको जो रीति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसका? ललित कलाओं का। सर्वप्रथम मार्कंडे वाजपेयी एवं उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल को गुंडेपन या सहोदेपन की सरहद कह करके पुकारा। सबसे पहले किसने पुकारा था? सबसे पहले मार्कंडे वाजपेयी ने पुकारा। समीक्षकों के अनुसार हिंदी का जो रीति साहित्य है वो आम जनता का साहित्य ना होकर के केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य माना जाता है, क्योंकि रीति काल के जो कवि रहे हैं उनका जो और कोई कार्य नहीं था, उनको अपने सिर्फ आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था। इसी कारण जो रीति काल में साहित्य रचा गया वो सामान्य जनता का साहित्य ना होकर के सिर्फ एक दरबारी साहित्य बन करके रह गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो रीति साहित्य है वो अवध क्षेत्र में अधिक लिखा गया था। हिंदी के जो रीति कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथ लिखने के लिए निम्नलिखित दो संस्कृत जो लक्षण ग्रंथ थे उनको क्या है अधिक प्रयोग किया है। इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदी के जो रीति कवि थे यानी रीति काल के जो कवि थे उन्होंने सबसे ज़्यादा संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उसमें से सबसे ज़्यादा दो ऐसे लक्षण ग्रंथ थे जिनका उन्होंने अधिक प्रयोग किया है। तो वो कौन सा था? एक तो था चंद्रालोक जिसको किसने? पीयूष वर्ष जयदेव ने लिखा था, और एक था कोवल्य आनंद जिसको अपय्य दीक्षित जो कवि थे उन्होंने लिखा। अब हमारे जो कवि आएंगे रीतिबद्ध कवि आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे उन्होंने रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 3 श्रेणियों में, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्तक। तो ये जो हमारे पहले श्रेणी के जो ये कवि हैं वो है रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और इनको रीतिबद्ध क्यों कहा जा रहा है, तो इनके विषय में चलिए हम जान लेते हैं। तो रीतिकाल के जिन कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके एवं रीति के बंधन में बंध करके लक्षण ग्रंथ लिखे तो वे कवि कौन से कहलाए? तो वे कवि हमारे रीतिबद्ध कवि कहलाए। कहने का जो तात्पर्य है कि जो संस्कृत में लक्षण ग्रंथ कौन से? जिसमें रसों का प्रयोग किया गया, अलंकारों का प्रयोग किया गया, शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया, छंदों का प्रयोग किया गया और उसके अलावा वक्रोक्तियों का प्रयोग किया गया। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो उसी प्रकार से उन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके और उसी परंपरा का पालन करते हुए हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने जिन लक्षण ग्रंथों की रचना की वो हमारे रीतिबद्ध कवि कहलाए हैं। तो इस श्रेणी में कौन कौन से कवि शामिल हैं? तो इस श्रेणी में हमारे केशवदास है, चिंतामणि त्रिपाठी है, देव कवि हैं, भिखारी दास है, भूषण है, श्रुति मिश्र है, मंडन कवि है, कुलपति मिश्र है, रसलीन है, पद्माकर है, कुमारमणि है और मतीराम है। तो ये हमारे रीतिबद्ध कवि हैं जो अभी हमने पढ़े। कौन कौन से? हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। केशवदास, चिंतामणि, देव कवि, भिखारी दास, भूषण कवि, श्रुति मिश्र, मंडन कवि, कुलपति मिश्र, रसलीन, पद्माकर, कुमारमणि और मतीराम। तो ये हमारे रीतिबद्ध कवि कहलाए। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो उसके बाद आते हैं कि जो रीतिबद्ध जो काव्य थी उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो उनको भी हम जान लेते हैं कि रस, छंद, अलंकार आदि 3 आधारों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। यानी कि जो रीतिबद्ध काव्य हैं उसमें जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं यानी कि रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने क्या किया? रस, छंद और अलंकार इन तीनों को आधार बना करके क्या किया? लक्षण ग्रंथों की रचना की है। कवियों में कवित्व और आचार्यत्व दोनों ही गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कवियों में कौन सा? कवित्व गुण भी है और आचार्यत्व गुण, ये दोनों ही गुण उनमें पाए जाते हैं।
शास्त्रीय प्रधान जो काव्य की रचना की गई थी। पांडित्य से पूर्ण काव्य है, यानी कि जितने भी पांडित्य गुण जो हैं वो हमारे इन ग्रंथों में, इन काव्यों में पाए जाते हैं। श्रृंगार रस की क्या इसमें प्रधानता पाई जाती है और मासल श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा की इसमें प्रधानता है, यानी कि जो ये काव्य रचे गए, अभी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि रीतिकाल की जो काव्य की जो विशेषता थी उसमें मैंने आपको बताया कि इस कवियों में, इस काल के कवियों ने क्या किया, ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की इस काव्यों में प्रधानताएं रही है और अंगी रस, श्रृंगार रस की भी इसमें प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद अगर हम आगे देखें तो उसके बाद हमारे कौन से कवि आते हैं, रीति सिद्ध कवि आते हैं। अभी हमने पहले कौन से पढ़े थे, रीतिबद्ध कवि पढ़े थे। तो अब ये कौन से आते हैं, ये हमारे दूसरे श्रेणी के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि कौन से होते हैं, तो रीति काल के ऐसे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है परंतु उनकी परंपरा का पालन किया है, तो वे रीति सिद्ध कवि कहलाए हैं। जैसे कि अभी रीतिबद्ध कवि क्या थे, उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाया था और उसी परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। तो और इसमें क्या है, रीति सिद्ध कवि कौन से हुए, रीति सिद्ध कवि वे हुए जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है परंतु क्या है, उन्होंने उस परंपरा का, रीति जो लक्षण ग्रंथ है उनका पालन जरूर किया है। तो वे कवि हमारे कौन से कहलाए, वे हमारे रीति सिद्ध कवि कहलाए। तो इस श्रेणी में कौन कौन से कवि आते हैं, तो इस श्रेणी में हमारे निम्नलिखित कवि आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं भिखारीदास, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश, हठजी, कृष्ण कवि, वृंद कवि और नृपशंभु, राम सहाय और बेनी कवि। तो ये जो है हमारे रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखें तो रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, अब उनको भी हम जान लेते हैं कि रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस काव्य में भी क्या है, रीति सिद्ध काव्य में भी श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। भक्ति और नीतिपरक काव्यों की रचना इसमें की गई है। प्रकृति का वर्णन भी अच्छे से किया गया है। ब्रज भाषा का माधुर्य है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें बड़ी ही सुंदर तरीके से किया गया है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की भी प्रधानता इस काव्य में रही है और अंगी रस, श्रृंगार रस का भी प्रयोग इस काव्य में भी किया गया है। तो अब हम आगे के जो और कवि हमारे रहते हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं कि रीति मुक्तक कवि कौन कौन से होते हैं। तो रीति मुक्तक, मुक्तक का अर्थ हम जैसे ही पहले ही जानते हैं कि मुक्तक शब्द क्या है, कि जो स्वतंत्र है। तो रीति काल के ऐसे कवि जिन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है और न ही परंपरा का कोई पालन किया है, बल्कि अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर, यानी कि उसके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुए, उसके मन में जो भी स्वतंत्र रूप से जो विचार आए हैं, उन के आधार पर जो लेखन कार्य किया है जिन कवियों ने, वे जो है रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। इसमें अभी हमने जैसे कि जान लिया कि रीति जो मुक्तक कवि वो कौन से रहे, जिन्होंने कोई ना तो लक्षण ग्रंथ की रचना की, ना ही उस परंपरा का पालन किया, बस अपने स्वतंत्र मनोवृत्ति के मन में जो स्वतंत्र भाव उत्पन्न हुए, विचार उत्पन्न हुए, उन्हीं के आधार पर जो लेखन कार्य किया है, तो वे कवि कौन से आए, वे कवि रीति मुक्तक कवि कहलाए हैं। इस श्रेणी में कौन कौन से कवि आते हैं, तो इस श्रेणी में आते हैं सबसे पहले घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो ये हमारे रीति मुक्तक जो कवि हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद देखें कि रीति मुक्तक काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं कि रीति मुक्तक जो काव्य है वो अनुभूति प्रवण, आत्म प्रदान और व्यक्तिपरक काव्य है। जैसे कि अभी बताया कि जो रीति मुक्तक कवि थे वो अपने मन में जो भी भाव उनके उत्पन्न हुए, जो भी विचार आए, उसी को आधार बनाकर उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा, इसलिए इसमें आत्म प्रधान तत्व की प्रधानता है। ये एक व्यक्तिपरक काव्य रहे हैं और अनुभूति, जो भी मन में जो भी भाव उत्पन्न हुए तो उन्हीं को आधार में बना करके इन्होंने क्या किया, काव्य की रचना की है। इन कृतियों का प्रेम, एकांतिक, अनन्यता, तन्मयता आदि संपूर्ण भावों से ओतप्रोत रहा है। इस काव्य की जो मूल संवेदना है वो क्या रही है, इस काव्य की मूल संवेदना प्रेम रही है, जो वात्सनात्मक, मात्सल्य और पंकिल न होकर के क्या है, हृदय की अनुभूति और उदात्त भावना पर आधारित है।
उसके बाद अगर हम देखें, रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम व्यथा है वो कैसी है, प्रधान है। संयोग में भी वियोग की कसक दिखाई देती है, यानी कि रीति मुक्त कवियों ने जिस प्रेम की व्याख्या अपने काव्य में की है उसमें कहीं ना कहीं वियोग की जो भावना है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रेम की पीर और विरहा अनुभूति रीति मुक्त काव्य की क्या रही है, आत्मा रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रीति मुक्त कवियों ने जिस काव्य की रचना की है उनमें हमने जो है वियोग की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रीति मुक्त कवियों ने नारी सौंदर्य का जो चित्रण है वो स्वतंत्र मानसिकता और जो है परिष्कृत रुचि के अनुसार ही किया है, और इसमें क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में रीतिकाल से संबंधित कई तथ्य और भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में हमें जानना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से हैं कि रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे। हिंदी रीतिकाल के प्रवर्तक कौन रहे, तो हिंदी रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि रहे। रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक, जिन्होंने रीति ग्रंथों को लिखा है, तो उसके प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, तो उसके प्रवर्तक केशवदास माने जाएंगे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाएंगे, तो रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि है, रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी को माना जाता है। किसको माना जाता है, बिहारी को माना जाता है। फिर हिंदी रीति साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो वो कौन सी है, हित तरंगिणी है। ये कौन सी रचना है, हिंदी रीति साहित्य की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी। इस रचना को किसने लिखा था, इस रचना को 1541 ईस्वी में कवि कृपाराम ने इसको लिखा था। इस रचना में कितने हैं, इस रचना में लगभग 400 पद लिखे गए हैं और इसको 5 तरंगों में विभाजित किया गया है इस रचना को। और यह जो रचना है मूल रूप से नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। उसके अलावा ठाकुर शिव सिंह सेगर के अनुसार हिंदी रीति साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना है वो 713 ईस्वी में पुष्प या पुष्प कवि के द्वारा लिखी अलंकार रत्नाकर रचना है, लेकिन ये जो रचना है वो हमें वर्तमान में प्राप्त नहीं होती है। तो आज के लिए जो है हमारा विषय यहीं तक है, जिसमें हमने रीति कालीन जो हमारे कवि रहे उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया था, किसने बांटा था, इसके विषय में हमने जाना है। हमने रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से कवि शामिल है, रीति सिद्ध कवि कौन से होते हैं उसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं, रीति मुक्त कवि किसे कहा जाता है और इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं, इनके विषय में हमने जाना। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी, अब हम कहें कि अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम एक एक कवि को उठाएंगे और उनके विषय में जानेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे, उनकी जो विशेषताएं हैं उन सभी के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUET की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इन वीडियो के ज़रिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या फिर इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उनको ज्वाइन कर सकती हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।